वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जी टॉक्स के शानदार प्रोग्राम के अंदर। आज हम मुलाकात करेंगे एक और सक्सेसफुल पर्सनालिटी से, एक और कामयाब शख्सियत से, जैसे हमने कल बात किया था। और आज हम फिर एक आपको दूं, आइए उनकी प्रोफाइल को देखते हैं। रेहान साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रेहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला यहाँ पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी टॉक्स के अंदर, और मुझे बेहद खुशी है कि आपने समय निकाला जी टॉक्स के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने आज ये मौका दिया जी टॉक पे आने का, इसके लिए। और इसके लिए अगर मैं कुछ आपका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम आगे की बातचीत अपना जो भी चीज़ें हैं सामने रखेंगे। प्लेजर, इट्स बेसिकली फीलिंग म्यूचुअल है। प्लेजर इज आवर्स कि आप आए। और वैसे तो देखिए, आपके बारे में, आपकी सफलता के बारे में, आपकी कामयाबी के बारे में लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम स्टेज पे अपने बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो शायद वहां शेयर करने का मौका नहीं मिलता। तो ये पर्पस था कि हम आराम से बातचीत करें, लोगों से रूबरू होंगे, और जो आपने मुकाम हासिल किया, उस मुकाम तक पहुंचने के क्या सी जर्नी रही, या क्या आपने किया। कुछ पर्सनल चीजें मैं जरूर पूछना चाहूंगा इस इंटरेक्शन के दौरान, और मुझे यकीन है कि आप पूरे दिल से उसका जवाब देंगे। बिल्कुल सर। रेहान साहब, एक चीज जरूर मैं शुरुआत जिससे करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपने ये जर्नी शुरू की, या आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किस तरीके से, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, या क्या वजह रही कि आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया? बिल्कुल सर, ये बताना चाहूँगा बिल्कुल मैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली कोई भी आना नहीं चाहता। हमेशा उसको कहना कि धक्का मार के लाया जाता है। सेम उसी तरह से मेरे साथ भी रहा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मेरे पास में जो अनुभव था वो था ट्रेडिशनल बिजनेस का, और साथ में जॉब का। तो कुछ टाइम मैंने जॉब किया, जी मैक्सिमम टाइम मैंने बिजनेस किया अपना। और उस दौरान मैंने ये देखा कि जब मैंने ये दोनों चीज़ें कर रहा था, तो जर्नी मैंने ये स्टार्ट की थी अपने, जैसे यहाँ से इंडिया में स्टार्ट किया, तो इंडिया से फिर मैं कंटिन्यू सऊदी गया। सऊदी में भी मैंने जॉब किया 1.5-2 साल, 5 साल मैंने फिर अपना बिजनेस किया वहाँ पर। तो बिजनेस काफ़ी अच्छा मेरा चला। और उससे पहले जैसे मैं बताते हैं कि जब जिसमें मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमारा जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा कह सकते कि स्ट्रॉन्ग नहीं था। और फैमिली के अंदर एक व्यक्ति कमाने वाला, 5 खाने वाले, 4 पढ़ने वाले, तो आप सोच सकते कि भाई क्या कंडीशन रही होगी। 3 भाई 1 बहन थे। तो हालत ये थी घर की कि मुझे अच्छे से याद है कि कभी भी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ एजुकेशन के दौरान। अगर किसी का, अगर सिस्टर की किताबें आ गई हैं, सिलेबस पूरा आ गया, तो मेरी नहीं आई है। अगर मेरा आ गया है तो पता लगा कि सिस्टर की नहीं आई है। कई बार ड्रेस उसकी पूरी सिल गई तो मेरी नहीं सिली। तो इस तरह से ये परिवेश था। और मुझे चीज़ याद है कि जब कहते हैं कि पैसा, जो ये कहते हैं लाइफ में, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सही मायने में पैसा अगर देखा जाए तो खुदा से कम भी नहीं है। और ये चीज़ें मैंने बहुत नज़दीक से फील की है। और मुझे एक चीज़ याद है कि फादर का जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, और उनको तकरीबन 6 महीने का प्लास्टर था, और वो बेड रेस्ट पे था। लेकिन उनके पास जो कह सकते हैं, जो वो अर्निंग करते थे, उनके पास जो स्किल थी, वो स्किल के द्वारा वो अर्निंग की। अब वो अपनी स्किल को किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती, क्योंकि रात रात वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मैंने जी, तो उसके लिए समय देना पड़ता है। जी। तो अब वो चीजें जो नहीं थी, मेरे पापा जिस ऑफिस के अंदर काम किया करते थे, तो वहां से फिर उन्होंने कहा कि सैलरी आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा मेडिकल मिलेगा। तो मेडिकल
ये सही हॉस्पिटल से मिलता था हमको वो क्लेम। जी। क्या अब वो क्लेम लेने के लिए हम लोग जाते थे तो 140 रुपये हफ्ता मिलता था क्लेम। अब वो 140 रुपये को लेने के लिए हम 30 रुपये का स्कूटर इधर से करते थे ट्यूबलर, और 30 रुपये का उधर से करते थे, 60 रुपये तुम्हारे इसमें चले जाते थे, बचे 80 रुपये। 80 रुपये के अंदर हमारी एजुकेशन भी होनी है, और 80 रुपये के अंदर घर का पूरा राशन भी आना है, और 80 रुपये के अंदर पापा की मेडिकल की खर्चे भी होना है। तो बड़ा टिपिकल दौर था। तो मैंने उस दिन देखा कि एक इंसान जो होता है कि पैसे के लिए वाकई में कितना मजबूर हो जाता है इंसान, क्योंकि इंसान की बहुत सारे कहते हैं कि आज अगर 100 समस्याएं हैं तो 99 समस्याएं कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है, 1% कुछ अदर हो सकती है। और इस चीज को मैंने बहुत नजदीक से जब देखा तो अब ये आलम था पापा का। तो मैंने पापा को क्या देखा कि जब पापा को ये हालात थे तो वो उर्दू के अंदर कंपोज नहीं हुआ करता था पहले, तो हाथ से ही लिखा जाता था। तो छोटे मोटे उन्होंने मैगजीन लेके उर्दू के वो मंगा लेते थे, और वो क्या करते थे अपना एक पैर पे उनका प्लास्टर था, एक पैर बैंड करके वो पूरी रात लिखते थे। पूरी रात लिखने के बाद उनको एक पेज का जो पैसा वो मिलता था 20 रुपये मिलते थे एक पेज। और इतनी डिफिकल्ट कंडीशन थी उस वक्त। अब मुझे अच्छे से याद है कि जब घर के ज्यादा ही हालात खराब थे, क्योंकि 6 महीने का वो पीरियड था हमारा, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी। जी जी। तो मम्मी ने अपने जेवर मेरे साथ जाके कहीं गिरवी रखे थे, और जैसे पढ़ाई के अंदर मैं बहुत अच्छा नहीं था लेकिन इतना लो भी नहीं था, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं मेरा फोकस जो पढ़ाई की तरफ डगमगाना स्टार्ट। और वो डगमगाया मेरा फोकस वहां से। इसी तरह से मैंने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल करने के बाद 12th तक गया, और 12th में कंपार्टमेंट मेरी आई। जो सब्जेक्ट मेरा सबसे स्ट्रांग था उसके अंदर में कंपार्टमेंट मेरी आई, और एक बार नहीं आई, 2 बार आई। तो 12th के अंदर कंपार्टमेंट आती है, फिर रिकंपार्टमेंट आती है, तो उसके बाद उसके अंदर फिर कंपार्टमेंट को मैं रिकंपार्टमेंट को भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि अगर मैंने ये मैंने क्लियर किया 12th, तो पापा जी का जो फोकस था मैं किसी तरह से ग्रेजुएशन करूँ, और ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे सेट कर देंगे। तो सर मैंने उस चीज को अपने बहुत नजदीक से देखा, और इसी तरह से जब मेरा जब फोकस वहां से हटा, जब मैं नहीं क्लियर कर पाया, तो फिर पापा ने फिर मुझे एजुकेशन की तरफ जाने के लिए मुझे किसी कहीं पे टीचिंग जॉब के लिए लगा दिया। और टीचिंग जॉब के अंदर मैंने स्टार्टअप किया, तो पापा ने सोचा कि शायद ये इस माहौल के अंदर जाएगा तो हो सकता है इसकी कहीं ना कहीं जिज्ञासा दोबारा पैदा होगी, तो हो सकता है ये जो इसने डिसकंटिन्यू किया है इसको कंटिन्यू कर पाए। वहाँ से मुझे 150 रुपये मिलते थे, और 30 रुपये मैं डेली लेके घर से लेके जाता था। 150 रुपये कमा के लेके आ रहा हूँ, 20 रुपये घर से डेली लेके जा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा ओवर लगता था। और 1.5-2 साल तो मैंने उसको पढ़ाया वहाँ टीचिंग करने के बाद फिर वहाँ से ड्रॉप किया उसको, कि एक वॉच की शॉप थी उस पर लगा। तो वहाँ पे 2 दिन जाने के बाद में उनसे कुछ बात हुई मेरी, तो उसको लेके मैंने वहाँ से उसको फिट कर दिया। जब फिट किया तो पापा को थोड़ा नाराज भी हुए, क्योंकि पापा ने पहले सोचा कि मेरे माहौल में तो हो सकता है ये जो चीज ने ब्रेक किया उसको कंटिन्यू कर पाए, और जब उसको कंटिन्यू नहीं किया तो पापा ने कहीं सोचा कि अच्छी भी इससे अगर ये सेल्स की स्किल सीख जाएगा तो एक अच्छा सेल्स के अंदर एक अच्छा करियर बन सकता है। तो एक वो होप था पापा का, तो वो भी मैंने फिट कर दिया। फैमिली के लोग सारे मुझसे नाराज थे, नाराज होने के कारण उन्होंने क्या किया, उससे बातचीत करनी बंद कर दी। मुझे एक दिन घर के अंदर चीज समझ में आई, लोग घर में थे, मैं कहीं से बाहर से आया तो अचानक मेरे कान के अंदर आवाज पड़ी कि सब लोग बात कर रहे हैं आपस में कि रेहान कुछ करना नहीं चाहता, ये बैठे बैठे खाना चाहता है, ये जिंदगी में पता नहीं क्या करेगा, इसके पास में ना तो कोई मकसद है ना अपनी जिंदगी के लिए कोई कोई रिस्क है। तो वो मुझे बात पूरी हर्ट की, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और सुबह उठ के मेरे पास में एक हमारे पड़ोस में रहते थे झा साहब, तो झा साहब के पास में गया, साथ में थोड़ा बैठा था। सर मुझे एक जॉब चाहिए, मैंने कहा पैसे किसी तरह से कोई भी जॉब मुझे दिला दीजिए मैं। और वो जो मैंने जॉब के लिए जब हम सुबह गए तो पता लगा कि वहाँ पे कोई एक वैकेंसी थी, वो 2 दिन पहले फुल हो गई जी। तो मैंने उनके अंकल से मैंने कहा कि आप किसी तरह से मुझे, मैं बहुत नीडी हूँ, अब मुझे किसी तरह का भी काम मिलेगा मैं करने के लिए तैयार। मैंने कहा कि बेटा मेरे पास जो वर्क है वो तो यहाँ पे वैकेंसी पूरी हो चुकी है। हाँ, इस होटल के अंदर एक लड़का चाहिए 8 से 10 साल का, जो कि खाना इस ऑफिस की सफाई कर दे, इनको खाना खिला दे और इनके झूठे बर्तन उठा दे। तो उसके लिए एक लड़का चाहिए, इनको सिर्फ इस तरह से वो चाहिए।
वो है। तो मैंने कहा मैं करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा बेटा आपने हाई स्कूल किया हुआ है, आप कुछ और कर लीजिए। मैं कहा नहीं, मैं नहीं किया। उनको एक ऑफिस बॉय की जरूरत थी। हाँ, एक ऑफिस बॉय की जरूरत थी, तो ऑफिस बॉय का मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मैंने बहुत जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भी मुझसे मिलवाया, तो उन्होंने भी जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा कि बेटा तुम पढ़े लिखे हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैं कहा सर ये मेरे लायक हो या ना हो, लेकिन ये मेरे लायक है, क्योंकि कारण क्या है, मुझे बहुत ये काम मेरे लायक है, मैं जी इसको जी। करना चाहता हूँ। और वो जॉब मैंने करना स्टार्ट किया, वहाँ पे 700 रुपये महीने पे मेरी सैलरी फिक्स हुई। और मैं कंटिन्यू वहाँ जाता रहा। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजरे, फिर पापा ने मुझसे बात करनी शुरू की, वहाँ वहाँ पर आपको कितना सैलरी वो लोग देते थे? 700 रुपये सर, 700 700 रुपये पर मंथ। हाँ जी, 700 मिलती जी थी। जी। तो मेरा काम वहाँ पे क्या था कि वो ऑफिस की सफाई करना, उनको हम्म खाना खिलाना और उनके वो जी बर्तन वहाँ से उठाना, डेली का ये काम हम्म, था। और एक जी काम और था, जो शाम का काम था, वो बड़ा थोड़ा मेरे लिए और था। वो क्या था कि शाम के टाइम पे उनकी दारू की बोतल उनकी गाड़ी के अंदर रखी। और हम्म। जो वाकई में जो मेरे लिए थोड़ा सा बहुत वो अनकंफर्ट मैं बड़ा फील करता था अनकंफर्टेबल, उसके अंदर। मैं समझ थोड़ा सकता हूँ। अनकंफर्टेबल था वो मेरे लिए। और तो वहीं पे एक चौकीदार था, बात हम्म हो, तो मैं उसको डेली 2 रुपये दिया करता था। मैं कहता था यार तुम कहीं मत जाना इस टाइम, और तुम्हें ये 2 रुपये में दूंगा कि जो बोतल को उठा के तुम्हें उनकी डिक्की तरफ रखना है। हम्म। तो इस तरह के हालात भी दोस्तों इस दौरान में मेरे रहे। और मैं जब कंटिन्यू करता रहा इसको, फिर पापा एक दिन मेरे पीछे पड़े कि आप कहाँ जॉब करते हो, मुझे वो ऑफिस देखना और क्या काम करते हो। मैंने पापा को हम्म, बताया मैं एक होटल के रिसेप्शन पे काम करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं ऑफिस बॉय का काम करता हूँ। जी जी। तो मुझे पता था कि जिस चीज को मैंने डिसकंटिन्यू किया है और जिन चीजों को पापा ने पहले मुझे एक अच्छा करियर की तरफ डाला था, उसको मैंने ब्रेक किया है। अगर हम्म, पापा ने ये काम करते मुझे देखा तो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा तकलीफ, ज्यादा तकलीफ होगी उनको बहुत। हाँ। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा उनका उनसे गिरा हुआ काम करे। पेरेंट्स हमेशा उनका एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जहां मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये उसके कहीं ऊपर रहे। तो जब पापा ज्यादा मेरे पास पीछे पड़े तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो कहने लगे। मैंने कहा ठीक है, आप कल चलते हैं। अगले दिन मॉर्निंग के अंदर हम लोगों ने फिर पापा ने मुझसे कहा कि मुझे आपके ऑफिस चलना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप तैयार हुई और चलते हैं। तो मैं तो रेडी तो भाई, जैसे ही पापा जी वॉशरूम के अंदर गए तो मैं अपना आपके बस स्टैंड की तरफ गया और अपने ऑफिस पहुंचा। वहां जाकर मैंने अपने बॉस से कहा, मैंने कैसा ऐसा है कि और जिस जॉब को करता हूँ मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, अगर वो ये देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जी। तो इसलिए मैं इसको ऑफिस में बताने के लिए आया हूँ। कोई भी चीजें अपनी कल को आप ब्लेम मत कीजिए कि रेहान की वजह से इतना नुकसान हो गया, ये हमारे ऑफिस के अंदर तय हो गई। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे कही थी कि लाइफ के अंदर जो भी काम आप करते हो, हमेशा चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, अपने पेरेंट्स की नजर में, क्योंकि उनको पता रहेगा तो उनको तकलीफ ज्यादा नहीं जी होगी। वो जी चीज जी। मुझको लग लगी। और जब मैंने उसको ब्रेक कर दिया, जब मैं वापस घर पे आया तो मैंने मम्मी को आगे सारी चीजें बताई। और बताने के बाद अच्छा, तो आपने मम्मी ने बताया। फिर हाँ, हाँ, मम्मी को मैंने बताया कि मैं ये काम करता था इसलिए मैंने जॉब को क्विट कर दिया। जी जी। तो पेरेंट्स की आंखों के अंदर आंसू आ गए और वो बहुत इमोशनल हो गए। मैंने कहा कि बेटा हम आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप तरक्की करो, हम ये नहीं चाहते कि आप ये काम करो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप कुछ भी जाके करो। जी जी। और फिर पापा ने मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास में लगाया और हम्म वहाँ पे जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट की और जब जब करना स्टार्ट किया तो वहाँ 3,000 से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे तो मैं अपने काम के प्रति हमेशा होना स्टार्ट की। मैंने एक चीज को देखा कि अपने पेरेंट्स मैंने गुत्थी दी है अपने फादर से, कि मेरे हम्म फादर को काम छोटा मिले या बड़ा मिले, वो हम्म 100% अपना आपको डिवोट कर देते हैं। या हम्म किसी काम को वो हानि कहते थे, अगर हाँ कह दिया तो वो चाहे उसके अंदर उनको कितनी भी कम आमदनी हो, लेकिन उसको जी। हमेशा बड़ी शिद्दत के साथ नहीं कह करते थे। तो ये जो हार्ड वर्किंग है ये मैंने अपने पेरेंट्स से ली, अपने फादर किससे ली। तो मैं अपनी जब जब वो जॉब के अंदर करने लगा तो मैं वहां भी जाके काम किया करता था। तो वहाँ जो भी 10 लड़के थे वहाँ पे 5 लड़के और काम किया करते थे। तो हम्म उनको जो भी काम दिया जाता है, 4 या 5 काम दिए जाते तो वो क्या करते थे, कोई ना कोई वो छोड़ के आ जाते थे। तो मैं क्या करता था, उस काम को भी अपना काम कंप्लीट करता, फिर उनके काम को भी कंप्लीट करता था। इस ओके। बॉस को मेरे बॉस जो थे इस चीज को ऑब्जर्व करते थे, वो देखते थे। तो उन्होंने कई बार मुझसे कहा भी, कहने लगे रेहान हमारा जब काम कंप्लीट हो जाता है तुम अब क्यों नहीं जाते हो, अब तुम इतना काम क्यों कंप्लीट करते जी। हो, ये सैलरी तो देते नहीं है आपको, सैलरी तो मैं देता हूँ, और दूसरा सैलरी में अगर मैं इनको देता हूँ तो वो उसमें से आपको देते नहीं है, तो क्यों करते हो। तो मैंने कहा सर मैं खाली बैठा तो मैं सोचा चलो इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो वो बड़े धीरे धीरे उनके नजर में मेरी रेपो थोड़ी अच्छी बनी। वो एज ए ब्रदर मुझे को ट्रीट करने लगे और वो ओके। बहुत चाहते थे कि जिंदगी में तरक्की करूँ, आगे करूँ, ग्रो करूँ। और ग्रो करने के बाद में
जब इसका ये फोकस था तो कहते बार बार मुझसे कहते मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है और तुम्हारे पास जो ईमानदारी है, हार्डवर्किंग जो आपकी है, ऑनेस्टी है, ये कहीं ना कहीं आप ये आपके डिजर्व नहीं करते, आप इसके लिए ज्यादा के लिए डिजर्व करते हो। तो इसी तरह से कंटिन्यू में करता था, जॉब करता रहा यहीं पर। और एक दिन उनके दोस्त आए सऊदी अरब से, और जब सऊदी से वो रिटर्न आ रहे थे तो उन्होंने उनको कॉल किया मेरे बॉस को, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त शाम को आ रहे हैं सऊदी से, यार उनको रिसीव करने नहीं चलना है, आपको मेरे साथ चलना है। हम दोनों एक नार गाड़ी से गए, तो जाने के बाद वहाँ हमको रिसीव किया। जब रिटर्न आने लगे तो उनके बॉस से पूछा कि ये लड़का आपके साथ कौन है। उन्होंने कहा कि मेरा कजन है, मेरा छोटा भाई है, और ये बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनती भी है। मैं चाहता हूँ जिंदगी में कुछ आगे बढ़े और कुछ करे, मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने कहा एक लड़का, यार मुझे इसी तरह का एक लड़का चाहिए, अगर आप कहो तो मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊँ। मेरा बिजनेस है और सऊदी के अंदर बहुत अच्छा स्पेंड कर रहा है, लेकिन वहाँ एक लड़का मुझे इसी टाइप का चाहिए जो कि मेहनती हो, ईमानदार हो, और जो भी काम है उसको बिल्कुल फोकस करके करे। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जाने अनजाने में उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि रेहान, आप पढ़े कितने? मैंने कहा हाई स्कूल तक मैंने किया है। कह लगी कि क्या सऊदी अरब जाना चाहोगे? तो मैंने कहा सर मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। तो दोस्त मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे यहाँ पे मैसेज मिला, बाद में समझ में आया कि जिंदगी में अगर जब भी कुछ आपको कहने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है, तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी कोई नेगेटिव टॉक नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि 24 आवर के अंदर ईश्वर कभी ना कभी आपके बोल या वचन को एक्सेप्ट जरूर करता है और वो उसको पूरा जरूर करता है। कोई ना कोई ऐसा घंटा, कोई ना कोई सेकंड ऐसा होता है जिसके अंदर वो कहते हैं कबूलियत की घड़ी होती है। तो मैंने ऐसे ही बोला उनको, तो उन्होंने कहा कि यार पासपोर्ट है आपके पास? मैंने पासपोर्ट तो नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ का पासपोर्ट नहीं है और मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये बात है जुलाई 1995 1995 के अंदर। फिर जुलाई के अंदर उन्होंने मेरा वहां से वीजा भेजा, जब वो यहाँ से रिटर्न गए। 18 जुलाई 1995 को मैं सऊदी अरब गया और वहां मैंने जब जॉब करना स्टार्ट किया, मेरा कोई सैलरी फिक्स नहीं थी कुछ। तो जब एक महीना गुजरा तो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि रेहान सैलरी कितनी लोगे? तो मैंने कहा सर आपने काम मेरा देखा है तो आप ही डिसाइड कीजिए, मैं क्या बता सकता हूँ। देखिए मेरे मन के अंदर एक चीज चल रही थी, क्योंकि मैंने अपने घर का जो जो कह सकते हैं कि जो पीछे जो हम लोग की सिचुएशन थी घर की, कई कई महीनों का राशन का बिल हम लोग का बाकी रहता था, कई कई इलेक्ट्रिक बिल 6-6 महीना 8-8 महीने का हम लोग का बकाया चल रहा होता था, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल हम दे ही नहीं पा रहे थे। इस तरह के हालात, क्योंकि रिजवान की एजुकेशन, जो मेरे छोटे भाई ब्रदर है मिस्टर रिजवान खान, उनकी एजुकेशन चल रही थी। तो मुझे एक चीज, मुझे सारी चीजों को जो मैं अपना प्लस माइनस करने के बाद मुझे लगा कि यार ये 5,000 रुपये महीना मुझको दे देते हैं, जिसके अंदर आना इनका हो, जाना इनका हो, खाना इनका हो, रहना इनका हो, तो मेरे लिए वो सफिशिएंट होगा। ये 5,000 रुपये मैं अगर घर पे भेज देता हूँ तो रिजवान की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो भी कुछ ना कुछ जेब खर्च मिलेगा। साथ के साथ हमारे जो बिल है जितने भी, ये टाइम टू टाइम जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी लाइबिलिटीज हमारे ऊपर है वो लाइबिलिटीज हमारी बहुत हद तक हम उसको पूरा कर पाएंगे। और जब बॉस मुझसे ये बहुत देर तक वो कहते रहे नहीं बताओ तुम, आप बताओ आप बताओ, तो यही चलता रहा, नहीं सर आप बताइए आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि रेहान मैं आपको 600 तो मैंने कहा कि वो कहने लगे 600 रियाल हम महीने देंगे आपको, जिसके अंदर आना मेरा होगा, जाना मेरा होगा, खाना मेरा होगा, रहना मेरा होगा। तो 600 रियाल का मतलब होता है उस वक्त 1 रियाल की कीमत थी 13 रुपये, 13×6 = 78। मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने कहा रेहान अगर तू 5,000 बोल देता, तेरा 2800 रुपये का नुकसान हो जाता। तो जिंदगी में तो जिंदगी में मैंने एक लेसन सीखा कि यार जब भी बोलना है और जब भी सोचना है तो बड़ा सोचना है, कभी भी कभी छोटा नहीं सोचना है। मैं कह रेहान अगर तू 10,000 की सोचता, हो सकता है ये 15 मिलते, अगर 15 की सोचता तो हो सकता है ये 20 मिलते। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मेरी सोच के अकॉर्डिंग मुझको दिया है। तो जिंदगी में जब भी हमको कुछ मिलता है तो हमेशा हमको क्या है, बड़ा सोचना चाहिए और हमें बड़ी चीजों को फोकस करना चाहिए। इसी तरह से जॉब मेरी चलती रही और तकरीबन 1.5-2 साल तक मैंने काम किया। यहाँ से फिर 98 के अंदर सिस्टर की शादी थी, रिटर्न में यहाँ आया। सिस्टर की शादी के अंदर बहुत सारी लाइबिलिटीज, घर और शादी अगर किसी घर के अंदर हो तो हमेशा ऑटो प्रोजेक्ट हो जाता है। और इसी तरह से जर्नी, अब जब यहाँ वापस आया तो बहुत सारी लाइबिलिटी हो गई। जब यहाँ से रिटर्न गया तो हमारे बॉस जो थे, तो उनके साथ में, अपने स्पॉन्सर के साथ में कुछ अनबन हुई, वो अपना सऊदी से रिटर्न आ गए।
तो उन्होंने कहा कि यार मेरे बड़े भाई वहीं पर रहते हैं, तो उनको भी लड़का चाहिए आप ही की तरह का, तो आप उनके साथ में सेटल हो जाइए, मैं भाई से बात कर लेता हूँ, मैं इंडिया वापस आ गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ उनके बिजनेस थोड़े से डाउन हो गए, तो उन्होंने बताया कि यार मेरे पास ऑप्शन तो जॉब तो था, वैकेंसी थी, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि बिजनेस काफी डाउन है, मैंने काफी लड़के निकाल दिए हैं और अब आप भी आ गए हो तो 2 लड़के हो गए, लेकिन मेरे पास जो गुंजाइश मेरे पास सिर्फ 1 लड़की की है। 1 लड़का तो है मेरा भांजा और दूसरे हैं आप। भांजे को मैं निकाल नहीं सकता और बाकी समझदार आप हैं। तो मेरे लिए टिपिकल हुआ कि मैं समझ गया इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनजान शहर के अंदर ना मेरा कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, आखिर मैं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी में मैंने एक चीज देखा है कि पीछे मैंने थोड़ा सी चीज देखा, मैंने आपको ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ को, कि जब भी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आया है तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया। एक बार हमारे साथ में लगता है, जब सिचुएशंस आती हैं तो हमको लगता है कि यार ये जो चैलेंज आए हैं तो ये हम उसको कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके बैक साइड में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। वो क्या करता है, हमेशा छोटे छोटे दरवाजे बंद कर देता है जब भी वो बड़ा दरवाजा आपको देना चाहता है, बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहता है। और मुझे लगता है ये शायद सबके साथ होता है, जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता है इसका मतलब उसके पीछे छुपी हुई एक अपॉर्चुनिटी जरूर होती है, शायद हमेशा होती है। अब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी यार, मैं क्या करूं, मेरे साथ में दिक्कत है। अब ये कई दिन तक इसी तरह से ठिकाना तो आपके पास है, कभी मिल जाएगा तो आप 2-4 दिन के लिए हमारे पास शिफ्ट हो जाइए और बाकी जॉब का फिर तलाश करते हैं। तो इसी दौरान मेरे कुछ जो एक साथी थे वो मदीना में रहते थे, तो उन्होंने कहा यार आपके अंदर बहुत टैलेंट है यार, और आप ईमानदार बहुत हैं और हार्डवर्किंग बहुत है, मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग आपको बहुत मानते हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें आप। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं, आप बिजनेस करने की बातें कर रहे हैं, इसमें तो मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करो, बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार बिजनेस करने की बातें करें के लिए, मैंने कहा कौन बिलीव कौन करेगा, मुझे पैसा कौन देगा, कौन पैसा लगाएगा। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि बिजनेस आप स्टार्ट करो। तो वो आए और उन्होंने आके मुझे 20,000 मुझको दिए और उन्होंने कहा कि बिजनेस आप स्टार्टअप किया। मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया और धीरे धीरे मेरा बिजनेस वो चलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करते करते वो बिजनेस मेरा धीरे धीरे अपना 1,000, 10,000, 20,000, लाख, करोड़ तक में जाके वो पहुंच गया। जहाँ आमदनी मेरी, अगर जॉब के अंदर बात करूँ तो जॉब के अंदर अगर मैं जो हाईएस्ट जो गई थी वो 15,000 इंडिया की ग्रुप में गई थी। जब मैंने जॉब बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते वो बिजनेस मेरा 1.5-2 साल के अंदर ही 80 से ले 1 लाख रुपए महीने की इनकम में लेने लगा। सारी चीजें सेटल हुई। मुझे लगता था कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतरीन हो चुका है, बहुत शानदार हो चुका है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब चीजें अलाइन हो चुकी थी। घर पे प्लास्टर नहीं था, प्लास्टर बिल्कुल एकदम हाईवे पे आ गई अब। जी बिल्कुल हाईवे पे आ चुकी थी। अब ये सब बिल्कुल हाईवे पे जब आ गई तो अचानक ही फिर दोबारा कहते हैं कि समय ने करवट लिया। और जो ये रेहान खान एक गाड़ी को मेंटेन करता था, एक घर के अंदर फ्लैट के अंदर रहता था, वही रेहान खान अब उस गाड़ी से इतना ज्यादा लॉस हुआ बिजनेस के अंदर, उसी गाड़ी को रिक्शे की तरह चलाया करता था, 1 रुपए की सवारी में गया। तो मेरा रेंट का बिल था, वो जो कह सकते हैं रेंट था, वो तकरीबन लगा ली कि 2-3 महीने 4-4 महीने का खर्चा पेंडिंग हो जाता। एक तो ऊपर से रेंट, दूसरा जिन लोग, अब मेरा जो बिजनेस के अंदर डाउनफॉल जो आया तो उसकी वजह से जिनका पैसा मुझे देना था उनके तकाजे मेरे पास आने स्टार्ट, जब आने स्टार्ट हुए तो मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार आपने जो बिजनेस को ब्रेक किया है तो इससे आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो निकलेगा नहीं, लेकिन जिसका आपको देना है वो आपको देना ही है। अगर उस फंसे हुए पैसे को निकालना चाहते हो तो एक ही तरीका है, आप इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, रुक गया तो जो है वो चला गया। तो ये साइकिल को ब्रेक मत कीजिए, साइकिल ब्रेक हो जाएगी तो आपको सब कुछ ब्रेक हो जाएगा आपका। तो मैंने साइकिल को अब दोबारा उसको ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू किया तो दोबारा लॉस हुआ और दोबारा लॉस में तकरीबन 20 लाख के कर्जे में मैं अब हालत ये हो चुकी थी कि जिन लोगों के पैसे देनदारी थी मेरी, उन लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू किया। अब मैं घर के अंदर जब रहता था वो आते थे लोग, मिसबिहेव किया करते थे, कुछ लोग धमकी दिया करते थे, कुछ लोग वार्निंग दिया करते थे, अजीब अजीब तरीके से ट्रीट किया करते थे, कुछ लोग आके समझाते भी थे, कुछ लोग समय मांगते थे, अच्छा समय आप दे दीजिए, कब देंगे। अब मेरे पास समय भी तो नहीं है देने के लिए कि मैं, मेरे पास कोई जरिया भी नहीं था कि मैं इनको तो मैं क्या। अब ये सब चीजें इसी तरह से चलती रही लाइफ के अंदर। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैंने क्या करूँ। मेरे दोस्त ने फिर कहा कि यार आप ऐसा करो, ये स्टेट चेंज कर दो, आप जद्दा में रहते हो, अब मक्का में चले जाओ।
मक्का में गया तो मक्का में भी जाके मैंने इसी तरह से ये गाड़ी वाड़ी चलाता रहा। फिर मेरे दोस्त ने फिर बिजनेस स्टार्टअप किया तो उसके साथ में सपोर्टिंग में मैंने मेरे बिजनेस को स्टार्टअप किया। और मेरा एक गोल था, जैसे वो अपना क्या करते थे, मार्केट सुपर मार्केट के अंदर सप्लाई किया करते थे प्रोडक्ट। तो उसने मुझे लगाया, अपने साथ में लगाया, उसने कहा कि यार तुम पैसा नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं सामान आपको देता हूँ, तो आप क्या करना है कि इसको सेल करके पैसा मुझे दे देना, आपको इतना कमीशन मिलेगा पर कार्टन। तो वो मैंने करना शुरू किया। और मैंने इस चीज को देखा कि जब जिंदगी में आप कुछ ठान लेते हैं तो आप हकीकत में उसको पा लेते हैं। तो मेरा पर डे का मेरा रूटीन क्या था, मेरा एक रूटीन था पर डे का कि जो भी सामान मेरी डिग्गी के अंदर आ गया है, जब तक ये खाली नहीं होगा, गाड़ी खाली नहीं होगी, तब तक मैं घर जाऊंगा। अच्छा। चाहे मुझे पूरी रात गाड़ी चलानी पड़े, चाहे मुझे पूरा दिन गाड़ी चलानी पड़े, ये मुझे मेरा रूटीन था और मैं ये ध्यान रखा था। और जब भी मैंने ये देखा, ये मैं ठान के निकलता था, मेरी कभी भी गाड़ी आती नहीं थी, तो मैं अपने दोस्त से कहता था यार सामान भेज दो। तो वो सामान लेके आता, एक बार लेके आया, दो बार लेके आया, तीन बार लेके आया, एक दिन बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि ये सामान तुम फेंक के कहाँ थे? मैंने क्यों, मतलब क्या लगा, ये मैं एक कार्टून सेल करने के लिए मुझे तो 2-2-3 दिन लग जाते हैं और तुम पर डे इतना निकाल देते हो यार, कैसे निकाल देते हो? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे एक माइंड के अंदर फोकस रहता है कि इसको खाली करके आना है। तो जिंदगी में वाकई में ये चीज देखा, जिस चीज को हम फोकस कर लेते हैं और जिसके लिए हम ठान लेते हैं, तो वो हम हासिल कर ही गए, वो ऊपर वाला भी साथ देता है। और इसी तरह से करता रहा। फिर धीरे धीरे, क्योंकि जो लाइबिलिटीज थी, अब लोगों को पता लग चुका था कि मैं मक्का में हूँ, तो लोग मक्का में भी आके मुझे ढूंढने लगे। तो फिर आखिर टाइम में भी डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे यार वापस ही जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने कहा कि यार आप ऐसा करो कि इंडिया वापस चले जाओ। और अब मैं इंडिया गया था, तो बीच में वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने पेरेंट्स से मिले थे कि आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है और आपका जाना बेटर रहेगा। जब मैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेरा पासपोर्ट मेरे स्पॉन्सर के पास में, और मेरे स्पॉन्सर के पास में जिनकी देनदारी मेरी जिन देना है वो लोग जाते हैं, तो ऐसा ना हो कहीं ना कहीं मेरा स्पॉन्सर उनके हवाले मुझे कर दे, तो मेरे लिए बड़ी टिपिकल सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं उनसे मुंह छिपाता वक्त रहता था। और फिर उसने कहा कि दूसरा एक आइडिया ये है कि अगर आपको अगर इंडिया जाना है तो अपना आपको इलीगल शो करना है, आपको रिपोर्ट कराना पड़ेगा अपना। अच्छा, अपने आप को डिपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, तो उसने कहा कि 300 रियाल मैं सेटिंग कर देता हूँ, आपको जेल में बंद कर देंगे और आपकी सेकंड डे फ्लाइट हो जाएगी इंडिया के लिए। इंडियन एम्बेसी से आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी होगी यहाँ से लेके इंडिया तक, और रिपोर्ट आप हो जाओगे इंडिया के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। और सेटिंग हुई हमारी, और अगले दिन जाके फिर वो पुलिस वाले मिले और उसने जाके कॉलर पे मुझे बंद किया। उसने बताया था कि सेकंड डे आपकी फ्लाइट हो जाएगी। सेकंड डे मेरी फ्लाइट नहीं हुई, दूसरे दिन नहीं हुई, तीसरे दिन नहीं हुई, चौथे दिन नहीं हुई। 15 दिन तक मैं कंटिन्यू जेल में था। और जेल में रहने के बाद, जेल के अंदर रहने के बाद आलम ये था कि 300 साढ़े 300 लोग उस जेल के अंदर होते थे, और उसके अंदर 3 टॉयलेट हुआ करते थे, पूरी कंडीशन उसके अंदर। तो मैं ना तो पानी में 1 घूंट या 2 घूंट पीता था जिससे कि प्यास लगे, सिर्फ गला मेरा तर हो जाए, और खाना में सिर्फ इतना खाता था 1-2 निवाले, जिससे कि मैं जिंदा रहूं। 15 दिन तक शीत रहा, 15 दिन तक पेश नहीं किया, 15 दिन तक नहाया नहीं, ये इतना बुरा हाल था। जब इंडिया में पहुंचा हूँ 16वें दिन, तो मेरे पास ना तो एक पैसा था, कुछ लोग मेरे साथ फ्लाइट में जो लोग आए, और उनसे मैंने पैसे उधार लिए, और लेने के बाद मैंने घर पे कॉल किया, अगर मेरी फ्लाइट कराई। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद मेरे फादर ने और मेरे जो छोटे ब्रदर थे वो मुझे लेने के लिए आए थे। उन दोनों ने मुझको नहीं पहचाना, मैंने उनको पहचाना। इतनी बुरी कंडीशन मेरी, इन्फेक्शन बहुत हो चुका था गले के अंदर, आवाज बैठ चुकी थी। 1 महीना घर पे रहा, ट्रीटमेंट चला, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मैं इंडिया पहुंच चुका हूँ, तो लोगों ने घर पे आना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने आप को उन लोगों से सामना ना करना पड़े, तो फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट की 500 रुपये महीने पे। जहां मेरी, हाँ, जहां मेरी इनकम सऊदी के अंदर 80 से 1 लाख रुपए महीने की थी, वही रेहान खान दिल्ली में आके 500 रुपये महीने की जॉब कर रहा। 500 रुपए जी। अब बहुत सारे मेरे भाई होते हैं कि जो कहते हैं अपने अतीत में जीते रहते, या किसी कंपनी में वो कहते हैं कि मैं फला कंपनी के अंदर इतने बड़े लेवल पे था, इतना बड़ा मेरा ग्रुप था, इतना बड़ा चेक साइज था। वो हमारा अतीत था सही। दोस्त, हम प्रेजेंट में क्या है, जिंदगी हमारी जो है वो प्रेजेंट लाइफ जो होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पास्ट में आप क्या है, इससे कोई मतलब।
तो मैंने क्या देखा कि मेरी जिंदगी में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उसको नकारा नहीं। मैंने क्या किया, हमेशा उसको एक्सेप्ट किया, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी। और जी। कहीं ना कहीं मैंने एक चीज को देखा कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला मेरे स्पेशलिस्ट को चेक कर रहा था। उसने क्या किया, 500 रुपए की नौकरी भी मुझे दी, 80,000 पे ले जाके, 1 लाख पे ले जाके उसने क्या 500 रुपए भी लेके आया कहीं पे। तो मुझे थोड़ा सोच लगा कि ये भी मैं एसी का काम कर सीखना शुरू किया था मैंने। तो मेरे छोटे भाई वहाँ ट्यूशन पढ़ा करते थे जिनके यहाँ मैं एसी का काम सीखा करता था। तो जो तू अजीब तरीके से मुझसे जब लैंग्वेज से बात करता था तो उसको बड़ा हर्ट होता था, क्योंकि मैंने आज तक अपने घर में कभी इस तरह से बात नहीं की। तो उसने घर में आके बताया तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि तकलीफ होती है। तो फिर मैं एक मार्केटिंग सर्वे की कंपनी में लगा, जिसके 10 रुपए पर डे मुझे मिलता था। मार्केटिंग सर्वे करते थे हम लोग, और पूरे दिन के अंदर 40 कॉल करनी होती थी पैदल चल चल के, लेफ्ट टू लेफ्ट उसको चल के खत्म करना है। इस तरह से करते करते कभी 8 27 रुपए, 28 रुपए, 22 रुपए चल रहा था। इसी दौरान मेरे छोटे भाई जो ब्रदर है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंट्री कर चुके। ओके। तो जॉब कंप्लीट उनकी कॉल लगाए और हम थोड़ा सा समय लगा के यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा। एक ऐसी इंडस्ट्री है जितनी लाइबिलिटीज आपके ऊपर है, हम दोनों भाई मिलके इसको कम समय के अंदर जल्दी जल्दी इसको पूरा कर सकते हैं। और जैसी इनकम आप वहां से लेते थे आप यहाँ से लेते। किसान के पास में क्या होती है, ईगो होती है, कहीं ना कहीं ईगो होती है ना। तो मेरे पास जो ईगो थी वो 2-3 तरह की ईगो थी। एक ईगो मेरे पास ये थी कि ये मुझसे 4 साल छोटा है, जब ये पढ़ता था तब मैं काम करता था, ठीक है। जब ये कॉलेज में था मैं सऊदी में था, जब ये नौकरी कर रहा था तो मैं बिजनेस कर रहा था। तो एक ईगो मेरे पास जो ईगो क्या थी वो थी उम्र की ईगो, कि मैं इससे बड़ा। कभी भी उम्र में छोटा या बड़ा ये कभी भी आपका डिसाइड नहीं करता कि सही मायने लाइफ में जो सही जो एक, अगर हम बात करते हैं कि छोटा बड़ा क्या है, छोटा बड़ा आदमी होता है अपने कर्म, है ना। और वो आपका काम ही आपकी पहचान दिलाता है। बिल्कुल। तो जब मैंने ये चीज को देखा तो एक ईगो ये थी। जब उसने मुझे बताना शुरू किया तो मैंने कहा तुम मुझे बिजनेस मत बताइए, मैंने बिजनेस किया यार, अब मुझे बिजनेस की परिभाषा क्या, तुम क्या जानते हो आप। क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, मेरे पास में तो 5 एक्सपीरियंस थे, एक था नौकरी का और था मेरे पास बिजनेस का। नौकरी के अंदर मैंने क्या देखा था, पैसा अगर कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, अगर नौकरी के अंदर आपके पास में बड़ी डिग्री होनी चाहिए और बड़ी डिग्री के साथ में बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ बड़ी डिग्री से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जी एमबीए करने के बाद भी आज वो 10,000 15,000 की जॉब कर रहे हैं, लेकिन एमबीए के साथ में जब वो करने के बाद 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं तो तब जाके उनकी उस डिग्री की वैल्यू बढ़ती है। तो डिग्री की वैल्यू कब है, वो एक्सपीरियंस के साथ में है, एक्सपीरियंस जब मिल जाता है उसके साथ। ठीक बात। मैंने कहा कि जॉब के अंदर बड़ा पैसा कमाना है तो डिग्री प्लस बड़ी डिग्री प्लस बड़ा एक्सपीरियंस तो ही हमको बड़ी इनकम मिल सकती है। अब बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा लगा के हम बड़ा बिजनेस को पैसा कमा सकते हैं। अब ये जो तीसरी इंडस्ट्री के बारे में जो बात कर रहे थे उससे, तो मुझे लगा कि यार ये फ्रॉड है, इस तरह से चलता नहीं है, ये ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मेरे पास में जो एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे पास आसपास जो जो सर्कल था, वो कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 30 साल का, तो उनके पास में जो अनुभव था, वो अनुभव उनका अनुभव लेके ही कहीं ना कहीं मैंने उसको अडॉप्ट किया था, और इस नई चीज को मैं अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे छोटे भाई ने कंटिन्यू मुझको फॉलो करते रहे लगातार, वो कभी टेप कभी सीडी के माध्यम से मुझे धीरे धीरे उन्होंने क्या मुझे उसके बारे में जागरूक करना शुरू किया, मोटिवेट करना शुरू किया। कहीं और बहुत हद तक मेरी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल था मेरी फैमिली का। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जब ये इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो एक बच्चे देखने में क्या जा रहा है, वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ इसको भी कर रहे हैं, और लगातार उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। और धीरे धीरे दोस्तों मैंने इसके अंदर एंट्री की, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब पहला पे आउट मेरा था 569 रुपए का था। अच्छा। और हाईएस्ट जो पे आउट उस प्लेटफॉर्म पे था तो मेरा 1,11,000 का था। एवरेज इनकम हुई 80 से लेके 1,20,000 में चल रही थी। और फिर कहते हैं कि फिर सारी चीजें सब सेटल हो चुकी थी, सारी चीजें सब कुछ बढ़िया हो चुकी थी। फिर लग रहा था फिर ये अब सब कुछ बेहतरीन हो गया, शानदार हो गया है, अब कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब दोबारा गाड़ी हाईवे पे आ गई है। हाँ, गाड़ी फिर दोबारा हाईवे पे आ गई है। जैसे ही इसको सोचा, ऊपर वाले ने फिर एक समय ने करवट ली, और फिर जब वो इनकम जो थी वो फिर जीरो हो गई। और जब जीरो हो गई तो चीज समझ में आई कि लाइफ में, क्योंकि एक ट्रेनिंग का पार्ट बने थे, मैंने एक एजुकेशन वर्कशॉप अटेंड की थी 2 दिन, और बहुत शानदार वर्कशॉप थी वो। उस वर्कशॉप के अंदर बताया गया माइंड के ऊपर, माइंड की पावर।
माइंड की पावर। जी, माउंट पावर के ऊपर बताया गया, तो उन्होंने बताया कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम फील करते हैं और जो हम विश्वास करते हैं, सही मायने में हम अपनी जिंदगी के अंदर उसी को हम अचीव करते हैं। हकीकत में हम अपनी लाइफ के अंदर उसी चीजों को क्रिएट करते हैं। और जब ये चीजें जब घटित हुई तो उसके अंदर तो उस टाइम नेगेटिव थॉट नहीं आए। हम थे, और जब हमारे साथ में ये सब चीजें हुई और उस कंपनी के साथ में थोड़ा सा वो बेइज्जती हुई, कुछ दिनों के लिए वो ब्रेक हुई, तो मुंह से एक ही आवाज निकलती थी, मैंने कहा ऊपर वाले ने यार कुछ किया है तो मतलब कुछ बड़ा कराना चाहता है, कुछ बड़ा देना चाहता है, और अगर ट्रेडिशनल भी करेंगे तो बहुत बड़े स्किल पे करेंगे। और हमने उसमें शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में कुछ रिफाइंड वगैरह हमारा एक को हमने सप्लाई करना शुरू किया, तो जिसके अंदर हम 4-5 दोस्त थे, और 4 दोस्तों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद में फिर जो पूंजी हमारे पास थी वो पूंजी फंस गई, क्योंकि ट्रेजरी जिसका तो बहुत भारी वाला सिस्टम है कि भाई पुराना दोगे, भाई पुराना तभी मिलेगा जब नया दोगे। फिर नया, अब नया वो देते थे, पता लगा कि 5 लीटर का ऑर्डर दिया उन्होंने, जब 5 लीटर का पैसा लेने गए तो 7 लीटर का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। तो 2-3 बार तो हमने दिया, या 5 लीटर का लेके आए, 7 लीटर वापस दिया उनको उधारी। फिर 7 का लिया तो उन्होंने 9 लीटर का दे दिया, तो हमने कहा यार ये हमको निकाल रहे हैं, ये हमको फंसा रहे हैं। तो जमा पूंजी हमारी जितनी थी वो सबकी सब फंस गई। तो हमने कहा यार क्या करें, तुमने कहा यार जिस इंडस्ट्री के अंदर 7 साल या 9 साल दिए हैं तो दोबारा फिर उसको स्टार्ट करो। और फिर हमें जानने का मौका मिला, ये मेरे एक दोस्त हैं, साथी हैं हमारे, राजेश शर्मा जी, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, और मेरे एक साथी हैं बहुत करीबी हैं, काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, और बहुत स्टेबल प्लेटफॉर्म है, और इंडिया के ही प्लेटफॉर्म, हमने कभी नेटवर्किंग की है। और उन्होंने बताया कि मेरे एक साथी हैं और जिनका नाम है जयवीर सिंह जी, जो कि अपना फरीदाबाद से, वो काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार हो सकता है तो एक बार मीटिंग कर लेते हैं। तो सर वहाँ के साथ में मुलाकात हुई, और विवेक सर के साथ में सेक्टर 18 के अंदर मुलाकात हुई, वहाँ पे डिस्कस हुआ, और फिर हम लोगों ने इसको स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद में आज तक हालत वही है कि हमने जहाँ कह सकते हैं कि जीरो थे, आज वो सारे के सारे लोग आपके द्वारा एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। आज सभी के सभी लोग कोई 8 लाख 10 लाख 15 लाख तक की इनकम का लोग अर्न कर रहे हैं, सभी लोग लग्जरी गाड़ी को ड्राइव कर। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, बहुत शानदार इंडस्ट्री है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। रेहान साहब, एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे क्या होता है जब हम फैसला ले लेते हैं, तो जैसे आपने तो शेयर किया कि 2-3 बार ऐसा हुआ जब लगा कि गाड़ी हाईवे पे आई तो फिर वो समय ने करवट ली, और फिर इसका मतलब कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी था, और फिर कुछ जब गाड़ी हाईवे पे आई तो आपके साथ ये 2-3 मरतबा हुआ। लेकिन जब आपने ये अपना करंट कंपनी ज्वाइन किया, उसके बाद जब आपने शुरू किया, तो क्या कोई लम्हा, मतलब पहले या इस समय दौरान में कभी ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं आ गया हूँ, लेकिन वो डिसीजन को आपने कभी रिग्रेट किया हो, या उस खुद के मन में सवाल आ गया हो कि क्या यार मैं सही इंडस्ट्री में हूँ या कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे कई बार होता है लाइफ के अंदर, कई बार डाउट भी होता है, जब रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं तो कई बार आपको लगता है कि यार मुझको चेक करने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत प्लेटफॉर्म पर हूँ। लेकिन अगर मुझे लगा भी कई बार, तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मैंने सोचा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा तो तू क्या करेगा। तेरे के पास एजुकेशन तो है नहीं, हाई स्कूल आपके पास है, और हाई स्कूल की डिग्री अगर आप लेके जाओगे तो या तो किराने की दुकान पर कहीं बैठोगे, खोल सकते हो, या किसी कपड़े की दुकान पर लगोगे, या किसी शोरूम में लगोगे, तो वहां का पोटेंशियल क्या है, चैलेंज वहां भी है, और चैलेंज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी है। अब फर्क ये पड़ता है कि आपको उस चैलेंज के साथ में रहना चाहिए। मैं अगर चैलेंज वहां उस चैलेंज के साथ में रहता हूँ, मैं कहीं जाके नौकरी करता हूँ या छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की चैलेंज के साथ में अगर मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे एक होप है, एक उम्मीद है कि 3 से लेकर 5 साल अगर कंटिन्यू मैं इसके ऊपर देता हूँ, फोकस करता हूँ, अलाइन होता हूँ सिस्टम के साथ में और इसकी प्रॉपर एजुकेशन के साथ में, तो आने वाला इसका भविष्य बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो चीजें मैं आज नौकरी के अंदर, जो भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कितना भी बड़ा स्किल है, कितना भी मेरे पास में टैलेंट है, मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लें तो मैंने बहुत बड़ा बिजनेस को सेटअप भी किया, अगर खुदा ना खास्ता मुझको कुछ हो जाता है, अगर मेरा बेटा 10 साल का है, 8 साल का है, तो वो मेरे बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको संभाल नहीं सकता है। तो एक मेच्योरिटी एज चाहिए उस बिजनेस को भी संभालने के लिए। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का।
ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि सबसे बड़ी बात है लेगेसी जो आप आगे बना के जाते हैं अपने अगली जनरेशन के लिए, ये बहुत बड़ा आपने कहा। रेहान साहब, जैसे हम ग्रो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत बड़ी बड़ी टीम, और आज आपकी तो बहुत बहुत बड़ी टीम है, तो क्या कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि आपस में कुछ लोगों का, क्योंकि जब लोग ज्यादा होते हैं तो किसी न किसी बात पे आपस में डिसएग्रीमेंट होना या मनमुटाव होना बड़ा साधारण सा है क्या? तो कभी आपने कभी ऐसा फेस किया अपनी टीम में किसी के साथ, या टीम में आपस में दो लोगों का, या आपके साथ किसी का? जी, मैं कहूँगा बिल्कुल जैसे जब हम लोग काम करते हैं, काम करने का पे सब लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। वे अलग-अलग सेगमेंट से लोग आते हैं, अलग-अलग कह सकते हैं कि एजुकेशन के लोग आते हैं, अलग-अलग जी, कह सकते हैं जी, स्किल के लोग आते हैं, है या नहीं? जी, तो हर तरह के लोग हैं उसके अंदर। जी, और कहीं न कहीं लोगों के अंदर कहीं न कहीं अगर हम देखें तो कि जब इस प्लेटफ़ॉर्म पर आ रहे हैं, हर इंसान का एक फोकस है, एक मकसद है। वो मकसद क्या है? सक्सेस, कामयाबी। हर हम्म, इंसान अपनी लाइफ़ के अंदर ग्रोथ चाहता है। हम्म, तो कई बार जब भी हम बात करते हैं, जैसे देखते हैं कि जब मनमुटाव चल रहा है या आपस में चल रहा है, तो मैं एक दूसरे एंगल से देखता हूँ उसको। लोग हम्म, कैसे देखते हैं वो नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी लोग सोच रहे हैं, वो हम्म, कहीं न कहीं सोचने का तरीका सभी लोगों का एक ही है। अगर कोई भी सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है, उसकी सोच है ग्रोथ। वो सोच रहा है कि इस तरह से करके हम ग्रोथ पा सकते हैं। वो भी अपनी आइडियोलॉजी पे ठीक है, हम्म, और जो दूसरा है वो भी अपनी आइडियोलॉजी पे ठीक है। लेकिन हम्म, अब देखना है, उसको समावेश हमको बिठाना है, तो उनका क्या करना पड़ेगा? हमको सुनना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि अगर हम सामने वाले को सुन लेते हैं, उसकी बात को, एक होता है कि यार कि उसको दिल रखने के लिए सुनना, है ना? ऊपर से सुनना, लेकिन उसी की बात को कहीं न कहीं इग्नोर करना। तो इग्नोर करेंगे तो मेरे ख्याल से हम उसको फिर अपने साथ में ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाएँगे। हर आदमी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हर इंसान इम्पोर्टेंट है। तो हर इंसान की भावनाएँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सब चीज़ को केयर करना पड़ता है, और क्योंकि जब कहते हैं कि परिवार होता है, एक परिवार के हम्म, अंदर रहते हैं तो आपके 4 बच्चे हैं या 4 भाई-बहन हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वहाँ पे एक डिफरेंट थॉट होता है ना लोगों का। ये अलग-अलग थॉट है, हर किसी का थॉट अलग है। बिल्कुल, लेकिन जब हम उसको परिवार समझते हैं, फैमिली समझते हैं, तो हम जी, क्या जी, करते हैं, उसी छत के नीचे हम सब लोग एक एक छत कहते हैं कि एक बर्तन में बना हुआ खाना भी खाते हैं, ठीक है ना? एक ही जग में पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। कारण कब है? जब हम उसको अपना समझते हैं। तो इसी तरह से हमारी जब टीम के अंदर आता है, इसकी चीज़ जब आती है, तो हम क्या करते हैं, मेरा जो उद्देश्य है, सबसे पहली चीज़ है कि सब चीज़ को सुनना, अच्छे से सुनना, और सुनने के बाद में जो चीज़ें उनके लिए बेस्ट है, और तो वो अपनी जगह मैं कह रहा कि उनको कहना कि यार आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इसके अंदर थोड़ा-सा इसको ऐड ऑन कर दें, तो मेरे ख्याल से यार कि कुछ ऐसा हो सकता है सर, सामने वाला कहता है नहीं सर बिल्कुल से ऐसा हो सकता है, तो कहीं न कहीं उसको हम अलाइन करना। और जब लोग हैं, तो फिर ये चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन उसको जब तक हम अपना फैमिली मानेंगे तो वो उसको मैनेज कर पाएँगे। बिल्कुल आपने दो दो बातें बड़ी बहुत ही बढ़िया दो बातें मुझे लगी आपने जो कही। एक तो आपने कहा कि बात करने से बात बनेगी, मतलब उनसे सुने, बात करें, उनकी बात सुने तो बात, वो एक तरीका है। और दूसरा समय लगता है, मतलब कोई भी चीज को बनने में या आपस में समन्वय बैठने में समय लग सकता है, तो ये समय देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, अचानक हो जाए। जी, और हर आदमी इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को हम कम इम्पोर्टेंट समझे या किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझे, हर आदमी के अंदर पोटेंशियल है। जी, जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये मैं अपने साथ जरूर याद रखूंगा इस बात को। रेहान साहब, एक चीज हमने कई बार, आपने भी शायद सुना होगा, मैंने भी बहुत बार, हम सबने शायद सुना इंडस्ट्री में बहुत बार, लोग क्या करते हैं जब कुछ समय हो जाता है, बिजनेस थोड़ा एक ट्रैक पे आता है, तो डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं, या कई बार दूसरी कंपनी, कोई नया कंपनी का प्लान लेके कोई आया और बोलता है कि यार देखो ये एक नई कंपनी है, हम नई कंपनी में अगर जाएंगे तो हम पहले पहुंचेंगे तो हम ज्यादा अच्छा अर्न कर पाएंगे या ज्यादा अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएंगे, उस कंपनी के टॉप पे हम पहुंच जाएंगे। तो जो क्या जो ये कोचिंग होती है इस तरीके से, या इस तरीके से लोगों को दिमाग में रहता है कि अगर मैं पहले वहां चला जाऊंगा तो ज्यादा कमा सकता हूँ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें मैं जो कहना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि पहले ये जे अगर पहुँच जाएँगे तो पहले बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, लेकिन नेटवर्क बनेगा कैसे? हम्म, सवाल ये है। सवाल ये है कि नेटवर्क बनेगा कैसे? नेटवर्क तो तभी राइट, बनेगा जब बेसिक चीज़ों पे काम करोगे आप। हम्म, और कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में आप चले जाओ तो बेसिक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती, जी, जो वो फोकस
डिफोकस हो जाते हैं अपने गोल से, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं। बेसिक भूल अब जाते बेसिक चीजों को छोड़ दोगे तो दोस्त फिर वो कहाँ से ग्रोथ आपको भी कैसे कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसका अल्फाबेट ABCD है, आपको अगर हिंदी सीखनी है तो उसका उसका बेसिक क्या है AIE है, अगर उर्दू सीखनी है तो उसके अली बेते है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो दोस्त कैसे हम कर पाएंगे? तो ये बेसिक तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये बेसिक को साथ लेके चलना पड़ेगा। जब लोग बेसिक छोड़ देते हैं तो इस वजह से ग्रो नहीं कर पाते, तो उनको क्या लगता है कि कंपनियों के अंदर कमियां है, अपलाइन के अंदर कमियां है, प्रोडक्ट के अंदर कमियां है, प्लान के अंदर कमियां है, मैनेजमेंट के अंदर कमियां है, तो सब उसके जगह ऊपर देखना अपनी नहीं दिखती है। हाँ एक्चुअली एक्चुअली वो अपनी तरफ नहीं देख पाते। कारण क्या है, वो अपने एक्शन को चेक नहीं कर पाते, है ना, अपने एक्शन को चेक नहीं कर पाते, तो इसी के कारण कहीं ना कहीं वो खुद ही फोकस हो जाते हैं। 3 चीज होती है, एक होता है हमारा ड्रीम, एक होता है हमारा वर्क, एक होता है हमारा एक्शन। तो लगातार जब हम अपने ड्रीम के ऊपर फोकस होते हैं, और दूसरा क्या होता है वर्क, वर्क का मतलब होता है प्लानिंग कर। अब प्लानिंग हमने कहा कि हमारे पास ड्रीम तो बहुत अच्छा है, हमारे पास प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हम तीसरा काम नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं। ये आपने बहुत बहुत कम, मतलब कहते हैं ना कि बहुत सरलता पूर्वक आपने एक बहुत अहम बात हमें सिखाई आज, कि इंसान क्या करता है, वो सब चीजों को देखता है लेकिन अपने एक्शन को नजरअंदाज कर देता है, या उसकी तरफ झांक के नहीं देखता कि मैंने क्या एक्शन लिया। और एक्शन क्या जिस कंपनी में जहां पे एक आदमी अगर 1 करोड़, उदाहरण के तौर पे अगर वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा की इनकम कमा सकता है, या कोई आदमी 70 लाख 80 लाख कमा सकता है, तो वो क्यों नहीं कमा सकता? यानी कि प्लान में तो पोटेंशियल है, सिर्फ मेरे एक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। तो वो चाहे ए प्लान हो या बी प्लान हो, जब तक वो नहीं लेंगे तो रिजल्ट आएगा नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सही सही, बहुत बढ़िया। ये बहुत अहम बात मैंने आज आपसे सीखी, मैं जरूर इसको ध्यान रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगा। रेहान साहब, अब क्योंकि आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, इतनी एक बहुत अच्छी सक्सेस पे आप हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब एक स्टेज के बाद तो जो आदमी की इनकम अच्छी हो जाती है, वो आराम से रिटायरमेंट ले सकता है, आप घर बैठ सकता है, और आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी आमदनी है, अच्छा बड़ा टीम साइज है, मतलब इतना बड़ा नेटवर्क आपके पास है। अगर आप पैसिव इनकम की स्टेज पे आप पहुंच रहे हैं, तो मतलब फिर आज क्यों आप काम करते हैं? मतलब आप ऐसा क्या है कि जिससे आप काम, जो आपको लगता है कि आज भी आपको काम करना चाहिए? मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे सक्सेस, है ना, हम जब पहले आते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, पहला फोकस हमारा होता है अपनी सफलता। और जब हम सिस्टम के अंदर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, जब हमारी सक्सेस आ जाती है, तो एक हमारा एक परिवार बनता है। तो हमारा जो परिवार बनता है, तो परिवार के प्रति हमारे दायित्व बनता है। जो सक्सेस हमें मिली है, वो सक्सेस कहीं ना कहीं नीचे ट्रांसफर होती है। आपकी सक्सेस तभी जाके स्टेबल है, तभी कंटिन्यू ग्रोथ कर पाएगी, जब तक आप अपनी इसको नीचे ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेटवर्क बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी लेवल पे हैं, अगर इस लेवल को हम नीचे ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हम किसी भी हालत में, हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं है, हमारी ग्रोथ स्टेबल नहीं है। हमारा चेक साइज है, हम जो भी चेक साइज ले रहे हैं, अगर हम नीचे इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हमारा चेक साइज नहीं है। तो हमारी सक्सेस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लोगों की सक्सेस। अगर लोगों की सक्सेस है, हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लोगों की मदद जरूर करें ताकि वो ऊपर ग्रो कर सके। वो लोग ग्रो करें, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी उसके लिए, और रेस्पॉन्सिबल उसके लिए बनना पड़ेगा। राइट। रेहान साहब, सक्सेस के अगर जो भी मैं आपसे पूछूं, अगर कुछ चीजों को अगर आप कहें कि 2-3 ऐसे क्या कारण हैं, या 2-3 ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं अपना श्रेय अपनी कामयाबी का इन 2-3 चीजों को देना चाहूंगा, या कोई एक चीज जो भी आप बताना चाहें? बिल्कुल, मैं देना चाहूंगा कि मैं कहूँगा सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं कहूँगा कि इसमें अगर है, अगर आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं हूँ, मेरा कोई भी वजूद है, और सबसे बड़ा रोल प्ले अगर किसी ने किया है, तो वो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मेरे छोटे ब्रदर मिस्टर रिजवान खान। कि अगर वो इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे रूबरू नहीं कराते, तो ये रेहान खान में 10वीं पास, तो मेरे ख्याल से किसी किराना की दुकान पे काम कर रहा होता, किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था, या छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर रहा होता। तो कैसे कहते हो कि वो मुझसे छोटे तो जरूर हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई का रोल प्ले किया है मेरी जिंदगी के अंदर। और उन्होंने क्या किया, हर तो उसी को जाता है जिन्होंने इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाया। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा जितने मेरे साथी हैं
आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी लेके आता है, चाहे वो इस इंडस्ट्री के अंदर है या नहीं है, लेकिन हमेशा आपको उसका ग्रेटिट्यूड रहना है उसका, और हमेशा उसको थैंक्स बोलना है, दिल से बोलना है, क्योंकि उसने आपको कृतज्ञ रास्ता होना चाहिए उसे, क्योंकि उसी ने तो रास्ता दिखाया, दिखाया। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि वेस्टिज प्लेटफॉर्म, बाकी ये वेस्टिज का प्लेटफॉर्म अगर हमारी जिंदगी में नहीं होता तो मेरे ख्याल से कि पहले देखिए, पहले भी हम लोग कहीं ऐसा नहीं था कि पहले हमने वर्क नहीं किया, पहले भी वर्क किया था हमने, ऐसा नहीं था कि सिस्टम से पहले काम नहीं करते थे, हार्ड वर्क भी करते थे, फोकस भी थे, सब कुछ, लेकिन वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वेस्टिज जैसा जब प्लेटफॉर्म हमको मिला तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, हमारी उस ग्रोथ को कई गुना बढ़ा दिया। वही हार्ड वर्क हमने यहाँ पे किया, उसी हार्ड वर्क के अंदर आज जो 9 साल के अंदर अचीवमेंट वहां पे थी, वो 8 साल के अंदर अचीवमेंट उससे कई गुना ज्यादा है। न सिर्फ हमारी है, इवन हमारे साथ हमारे लोगों की है। और तीसरा मुझे सबसे बड़ा रोल, मैं अगर कहूंगा कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो है टीम एजुकेशन सिस्टम। और टीम एजुकेशन सिस्टम ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे कह सकता हूँ कि इमेजिंग एजुकेशन है। इसका जैसा मैं कह सकता हूँ एजुकेशन सिस्टम अभी तक मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर नहीं। इससे अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, एसटीएम होता है, हमारे सीएस प्रोग्राम्स होते हैं, रेगुलर ट्रिपल टी करते हैं। इस तरह से जो हमें एक विवेक सर ने जो एक कह सकते हैं कि जो बी टीम के फाउंडर हैं, मैं कहूँगा वाकई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका हमारी टीम की सक्सेस के अंदर, और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन सिस्टम का तो एक बहुत बड़ा महत्व है, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। बिना उसके तो हम आगे पास ऑन ही नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। लास्ट में मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। पहला ये कि आपको अपनी 3 वीकनेस अगर कोई बताएं कि मतलब मुझे ये मेरी कुछ कमजोरी लगती है, कि मेरी कोई एक कमजोरी या मेरी एक कोई स्ट्रेंथ जो आपको लगता है। मेरी एक कमजोरी एक ये है कि थोड़ा सा मैं डिसीजन जल्दी लेता नहीं हूँ। डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं? अच्छा। नहीं लेता हूँ, पहली चीज। और जो स्ट्रांगनेस मेरी है, जो सबसे बड़ी चीज है, मैं अपने काम के लिए पैशनेट रहता हूँ। पैशनेट, वो तो खैर हमने देखा है। वो जिस तरीके से इंडस्ट्री में लोग जानते हैं आपकी पैशन को और आपके जुनून को, और जितना ट्रैवल और जैसे मैंने बहुत बार सुना भी है और देखा भी है इस बात को, आपके लिए कहा जाता है कि आप घर पे आते हैं सिर्फ बैग बदलने के लिए। एक बैग, एक सफर, एक जर्नी पूरा करके आए, बैग एक्सचेंज किया और दूसरे सफर के लिए शुरू हो ट्रैवलिंग मेरा हॉबी है, ट्रैवलिंग मेरा हॉबी है, हॉबी है। और उस हॉबी में ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है आपका। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सर, बहुत ही बढ़िया। सर लास्ट में सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि रेहान साहब, मुझे पूरा उम्मीद है, मेरा यकीन है कि उम्मीद क्या यकीन है मेरा कि इस इंटरेक्शन में, जिसमें मुझे लगता है मैंने बहुत सारी कुछ नई चीजें देखी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जिस तरीके से एक ऑफिस बॉय के रूप में आपने काम शुरू किया, किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना मान करके, और किस तरीके से आज आप एक लग्जरी गाड़ी और एक बहुत बेहतरीन जीवन को आप अचीव कर पाए, तो वो एक सफर में जो आपने किया, आपने बड़े दिल से और बड़े, और कई बार शायद हम वो चीजें स्टेज पे शेयर नहीं कर पाते, वो भी आपने शायद हमारे साथ आज शेयर की यहाँ पे, तो सबको बहुत हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी अपने जर्नी को पूरा करने में, या जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, जो लोग एस्पायर करते हैं वहां तक पहुंचने में जहां तक आप हैं, तो उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कोई संदेश या कोई मैसेज या कोई एडवाइस आप अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं देना चाहूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो पहले सबसे पहली चीज है कि इसको ओपन माइंड से देखना शुरू करें। ये मान सकता हूँ कि हो सकता है कि भी ये इंडस्ट्री एक नई है, तो कहते हैं कि समय समय पे कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है, और हमेशा चेंज आया है। और जिंदगी में जब भी कोई चीज कहते हैं चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, तो कहते हैं समय के साथ जब हम बदलते हैं तो उसका एडवांटेज हम लेते हैं। एक होता है समय के साथ बदलना, एक होता है कि मजबूरी में बदलना। एक टाइम था कि जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया तो लोगों ने कंप्यूटर को इग्नोर करना शुरू किया था, लेकिन जिन लोगों ने उसकी पोटेंशियल को समझा, उस बदलाव को समझा, एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, तो आज देखा जाए तो वही आज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं। आज वो बहुत बड़ा एक अपना कैरियर बना सकते हैं, बड़ा फीचर बना सकते हैं। और जिन लोगों ने बाद में इसके बारे में समझा, आज देखा जाए तो आज एक रिक्शे वाला भी है, तो वो पहले लोग इग्नोर कर रहे थे, आज रिक्शे वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा कंप्यूटर। लेकिन आज कंप्यूटर देखा जाए तो कंप्यूटर के सीखने के आज पोटेंशियल क्या है,
उस वक्त जो लोगों ने सीखा था वो लाख लाख रुपए महीने कमा रहे थे, लेकिन आज जो लोग सीख रहे हैं वो 10 से 15,000 5,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। तो एक समय होता है, तो एक सही समय है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो जितने भी लोग हैं मेरे भाई जो बहुत कम नजरिए से देखते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इसको बहुत ब्रॉड माइंड से देखें। ये और आपके कैरियर नहीं है, ये आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर है। यहाँ पे जब आप वर्क करते हैं, आप अपना कैरियर बनाते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, 2 चीज मिल रही है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कैरियर भी मिल रहा है और फ्यूचर भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेहान साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी जानकारी लेकर के। एक बार अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने का, और दिल से खुल करके जो आपने बातें की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीजें हमारे सब व्यूअर्स को बहुत हेल्पफुल के लिए बहुत हेल्पफुल। लास्ट में एक चीज को ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं जी। कि कई बार जैसे मेरे पास कैसा डिमोटिवेशन आता था, है ना, डिमोटिवेट हो जाता था, तो मुझे यहाँ पे 3 चीज ड्राइव करती, 3 चीजें हमेशा मुझको ड्राइव किया और वो भी आज भी ड्राइव करती है, और वो किसी की जिंदगी में करती है। पहला मेरा ड्रीम, दूसरी मेरी लाइबिलिटी, और तीसरी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो ड्रीम, और ये हर किसी की लाइफ के अंदर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, लाइबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्रीम, ये जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जब हम उसको अगर अगर जब भी आपकी लाइफ में कभी किसी चीज की दिक्कतें आती हैं, चैलेंज आते हैं, तो हमेशा लाइफ में को याद रखना है हमेशा कि जब भी चैलेंज आए तो आपको ये तीनों चीजों को सामने रखना है। जी जी, तीनों चीजों को सामने रखेंगे तो दुनिया की किसी तरह की कितना भी बड़ा चैलेंज चुनाव तो आपके लिए छोटा पड़ेगा। और लाइफ चैलेंज होते हैं वो हमेशा बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज लॉकडाउन का टाइम है, राइट राइट राइट, आज लॉकडाउन का टाइम है, तो ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के अंदर भी आज देखेंगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शायद ये लॉकडाउन की अपॉर्चुनिटी है कि आप और मैं बात कर पा रहे हैं, नहीं तो शायद भागा दौड़ी में बात ना हो पाती है। राइट राइट। सो बहुत बहुत बढ़िया रेहान साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बात करने के लिए जी टॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर सर, आपने मौका दिया इसके लिए थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूंगा आपको। और मेरी कह सकता हूँ कि मेरी बहुत सौभाग्यशाली सर आपसे बात करने का मौका मिला, और आपसे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया। आज का जो सेशन रहा वो बहुत शानदार रहा, और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने जीवन में और बेहतर करने के लिए। और इसी तरीके से कल शाम को फिर एक बार मुलाकात होगी, कल शाम को 5 बजे, यानी कि इसी समय कल शाम को मुलाकात होगी फिर एक और नई शख्सियत से, और उनसे और नई बातें सीखेंगे किस तरीके से हम अपने जीवन में और बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।